तो हम आज वापस से कंटिन्यू करेंगे एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल का नेक्स्ट टॉपिक है स्लेवरी। उसने स्लेवरी के बारे में क्या कहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्लेटो ने क्या कहा था कि ये जो इनइक्वालिटीज है वो क्या है, नेचुरल है, ठीक है। तो नेचुरल क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि सोल बता रहा है वो, एंड सोल कहाँ से आ रही है, किंगडम ऑफ गॉड से, तो इसलिए वो नेचुरल हो गया। तो यहां पे स्लेवरी के बारे में ये क्या कहता है कि स्लेवरी इज नॉट ओनली नेचुरल बट स्लेवरी इज यूजफुल। एरिस्टोटल ने ये कहा कि स्लेवरी नेचुरल नहीं है सिर्फ, वो बहुत यूजफुल भी है। वाई? बिकॉज ही लुक इट एज ए यूटिलिटी, एक यूटिलिटी की तरह देखता है, एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव की तरफ देखता है। जैसे प्लेटो ने बोला ना कि भाई, प्लेटो ने बोला कि हर हायरार्की का एक अपना काम है। जो सबसे लोवेस्ट है उसका काम क्या है, ऊपर की हायरार्की जो है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो उसी तरीके से इसने बोल दिया कि भैया क्या है कि स्लेवरी तो इंपॉर्टेंट है, आप स्लेवरी नहीं हटा सकते। स्लेवरी क्यों नहीं हटा सकते आप समझो, क्योंकि उस टाइम पे स्लेवरी ही चल रही है। एंड स्लेवरी में जा कौन रहा है, स्लेवरी में जा रहा है कौन सी सोल जा रही है, कॉपर, अकॉर्डिंग टू दी प्लेटो। और ये कॉपर है तो ये एपेटाइट वाले हैं, तो इनसे आप कोई उम्मीद रख भी नहीं सकते, क्योंकि इनको आपने किसी और काम में लगाया ही नहीं है। किसी और काम मतलब स्टेट क्राफ्ट के काम में, ठीक है। नाउ यहां पे बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लेव्स। उसने बोला क्या कि स्लेव बाय लॉ एंड स्लेव बाय नेचर। स्लेव बाय लॉ कौन है, प्रिजनर ऑफ वॉर। जो वॉर के टाइम पे प्रिजनर्स बनाए हैं वो भी क्या हैं, स्लेव्स हैं। और स्लेव बाय नेचर जो रीजन और करेज जिनके पास नहीं है। और इसमें आप देखो तो एरिस्टोटल ने सोल जो बताई थी वो कितने तरीके की बताई थी, 3 तरीके की। एक न्यूट्रिटिव, आप प्लाटो की बात कर रहे हैं? एरिस्टोटल ने बताया था न्यूट्रिटिव, सेंसिबल एंड रेशनल। न्यूट्रिटिव यानी कि सिमिलर टू दी प्लेटोज कॉपर, सेंसिबल सिल्वर एंड रेशनल गोल्डन। उसकी जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी है वो किस पे फोकस कर रही है, स्लेव बाय नेचर पर, ना कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर पर। स्लेव्स बाय लॉ पे फोकस नहीं करती उसकी थ्योरी फोकस करती है नेचर पे। तो उसने बोला देयर आर टू थिंग इन द सोसाइटी, वन इज मास्टर एंड सेकंड इज स्लेव। And who is the master? Master, someone who have reasons and courage. And slave are without reasons and courage. सिंपल है वो, उन्होंने भी सोसाइटी को हायरार्की में बांट रखा है। अपर 2 लेयर्स आर द इंपॉर्टेंट वन, एंड द थर्ड वन जो है वो या तो फंक्शन करेगी सीधा, ना कि स्टेट क्राफ्ट्स के किसी फंक्शन में आएगी, और ना कोई मास्टर की जॉब करेगी, वो स्लेव की करेगी। बट यहाँ पे देखो प्लेटो में ये था कि प्लेटो ने ये बोला था कि कोई भी व्यक्ति फिलोसफर किंग बन सकता है। इवन तो ये भी जो न्यूट्रिटिव है या फिर एपेटाइट वाले हैं, ये भी फिलोसफर किंग या क्वीन बन सकते हैं, ठीक है। सो एक तरीके का क्या था, अगर आप प्लेटो को समझो, प्लेटो का जो ये हायरार्की था, इट इज काइंड ऑफ वर्न सिस्टम, यानी कि बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन वर्क। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, एक टेस्ट लेगा, एग्जाम, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, उसमें मान लो कि अपर क्लास ने भी दिया, मतलब जो ये रीजन है, मान लो ए व्यक्ति है, उसके पास रीजन है, उसका कोई बच्चा हुआ बी। अब बी के पास डिसाइड तो नहीं हुआ ना कि इसके पास रीजन है, कैसे गया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू गया। अब मान लो ये पहले ही टेस्ट में फेल हो गया, तो इसको क्या बोल दिया कि ये तो भैया क्या बनेगा, नीचे वर्किंग क्लास। गेटिंग माई पॉइंट? बट वो प्लाटो तो मोनार्की सिस्टम पे बिलीव करता था ना। नहीं, रिपब्लिक। देखो मोनार्की क्या है, बेसिकली मोनार्की में क्या होता है कि रूल ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनार्की। एक होता है कि आपका एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, रूल ऑफ 1 होता है पहले तो, और वो शिफ्ट होता है हेरिडाइटरी। बट उसकी बुक क्या थी, रिपब्लिक। वो क्या चाहता था, रिपब्लिक स्टेब्लिश करना, यानी कि फंक्शन तो उसकी जो फीचर्स है वो मोनार्की जैसे हैं, रूल ऑफ 1,
बट एट द एंड क्या है कि ऐसा नहीं कि उसका बेटा फिर उसका बेटा उसका बेटा, कोई भी आ सकता है। और आएगा कहां से? जनता में से। ओके, और एजुकेशन उसका प्रोसेस था। हाँ, एजुकेशन से फिल्टर आउट कर रहा है ना वो। ओके, गॉट इट। तो यहां पर भी तो वही मैं सेम चीज बता रहा हूं कि एक फिलोसफर किंग है, फिलोसफर किंग है, मान लो उसकी सोल कैसी हो गई? रीजंस की। अब इसका मान लो कोई बच्चा है, इवन दो इन्हें मैरिज के लिए मना किया था, लेकिन इसका कोई बच्चा है सपोज मान लो, तो वो भी तो दोबारा टेस्ट से जाएगा। और वो फर्स्ट टेस्ट में फेल हो गया तो वो तो नीचे आ गया हायरार्की में। आ गया नहीं आ गया? हाँ हाँ। तो इंडिया में वर्ण सिस्टम क्या कहता था? वर्ण सिस्टम ये तो कहता था बेस्ड ऑन द फंक्शन। अगर सपोज आज के टाइम पे अगर मैं वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं क्या हूं? मैं ब्राह्मण हूं। आई एम गिविंग द टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं तो भाई मैं ब्राह्मण हो गया एक तरीके से। और अगर मैं किसी के लिए पढ़ा रहा हूं या मान लो खुद भी अगर व्यापार कर रहा हूं तो मैं वैश्य भी हो गया, व्यापारी भी हो गया। और अभी मैं मान लो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते साथ में डिफेंस का कोई एग्जाम दे रहा हूं और जाके आर्मी ज्वाइन कर लूं तो मैं क्षत्रिय हो गया। अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम इट वॉज बेस्ड ऑन द फंक्शन यू डू। और प्लेटो का भी यही था। और यहां पे एरिस्टोटल ने क्या काम करा? एरिस्टोटल ने बोला कि यहां पे दो लोग हैं, एक मास्टर है और एक स्लेव है। लेकिन इसने ये फिल्ट्रेशन नहीं बताया, इसने ये नहीं बताया कि मास्टर कब बन सकता है, स्लेव कब बन सकता है। उसने सीधा सोल बता दिया कि तीन तरीके की सोल है नेचुरली। बताई तो प्लेटो ने भी थी, बट प्लेटो ने उसको थोड़ा सा जब एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करा ना तो वो चेंज हो गया। भाई मैं अभी पैदा होकर मैं बोल सकता हूं देखो मेरा, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मेरे पास रीजन की सोल है, टेस्ट देने जाऊं, मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं। अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट मैं क्या बन गया? किस कैटेगरी में आ गया? एकदम लोअर कैटेगरी में, है ना? तो यहां पर क्या है? यहां पे वो बोलता है कि उसकी जो थ्योरी ऑफ स्लेव है वो क्या, कौन सी थ्योरी है? दैट इज स्लेव बाय नेचर, है ना? तो बाय नेचर कुछ मास्टर्स होते हैं, दे हैव रीजन एंड करेज, और कुछ होते हैं स्लेव्स। जैसे आप वॉर करने जाओ ना, तो अब दो दोस्त हैं वॉर करने गए, एक बोलेगा कि आज जिएंगे या मरेंगे, दूसरा बोलेगा भाई नहीं 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 वापस चलते हैं। तो जो वापस चलते हैं कह रहा है कि इसके अंदर रीजन और करेज नहीं है। मे बी रीजन हो सकता है, करेज नहीं हो सकता, बट इसके अंदर क्या है? अगेन रीजन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट करेज है ना? क्योंकि रीजन इसलिए नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल कि भाई होता है ना बैल बुद्धि होते हैं कुछ कि नहीं आज तो लड़ेंगे, पर लड़ने का उसका पर्पस क्या था? क्या पर्पस सही था? वो करेज है, बट सही पर्पस पता होने वाले को का मतलब क्या है? उसकी रीजनिंग सही है ना? तो तुम्हें इस तरीके से ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी और इसको ना प्रैक्टिकली सोसाइटी में अप्लाई करके देखा करो, ठीक है? सो he suggested that each person should perform the task according to his natural qualities. उसे अपनी नेचुरल क्वालिटीज के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए, सिमिलर टू प्लेटोज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसकी, है ना? सो नेचर हैज क्रिएटेड टू टाइप्स ऑफ पर्सन। नेचर ने दो तरीके के लोग बनाए हैं, एक इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग और एक फिजिकली स्ट्रांग। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए स्टीफेंस का, स्टीफन हॉकिंग, ही वॉज नॉट फिजिकली स्ट्रांग बट ही वॉज मेंटली स्ट्रांग, है ना? आप एग्जाम्पल लीजिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का, दे वर इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, सो दे आर द मास्टर इन द सोसाइटी ऑफ एजुकेशन एंड एवरीवन इज स्लेव राइट नाउ। उन्हीं को फॉलो कर रहे, पढ़ रहे, है ना? सो फिजिकली स्ट्रांग कौन होते हैं? हु आर स्लेव्स, हु कैन वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, है ना? सो ही ऑल्सो सजेस्टेड लिबरेट स्लेव्स इन केस दे डेवलप वर्च्यू। देखो यहां पर एक चीज अलग बोली है
अगेन यहां पर ये लाइन बोलते ही उन्होंने क्या कर दिया, वर्ण सिस्टम उठा लिया कि जैसे ही वो स्लेव वर्च्यू डेवलप कर ले, ये वर्च्यू इज एक्सीलेंस, नॉलेज, नॉलेज, जैसे ही वो ये रीजनिंग डेवलप कर ले वैसे ही वो स्लेव से लिबरेट हो जाए और वो किस क्लास में आ जाए, मास्टर्स में। मास्टर, होता है ना कि आप एक कंपनी में जाओ, एक कंपनी में एक व्यक्ति होता है, एम्प्लॉय होता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं ये काम सही नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, वो बाहर निकलेगा, अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर देगा, ही बिकेम द मास्टर, है ना। तो ये सारी चीजें है भाई वहां पे। सो इसको क्रिटिसाइज किया गया है किसके द्वारा, इमैनुअल कांट के द्वारा। उसने बोला ईच मैन इज एंड्स इन देमसेल्फ, नो वन ought टू ट्रीट अदर्स एज ए मीन्स टू एन एंड। यानी कि वो बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है, एंड है। आप उसको जैसे देखो, एंड मान लो रीजन एंड करेज को एंड बोल दिया, ठीक है, और मीन क्या हो गया, स्लेव। तो यहां पर इमैनुअल कांट कह रहा है कि देखो ये जो ये है ये एंड ही है खुद में, ये आप इसको मीन मत समझो, टू समवंस एंड। आया समझ। हाँ जी। तो उसने ये क्रिटिसिज्म किया था इसको। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने लॉ के बारे में क्या कहा है। सो एरिस्टोटल फेवर्ड द रूल ऑफ लॉ ओवर द रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि रूल ऑफ वन। फिलोसफर किंग की जो फिलोसफी है उसने इसको क्रिटिसाइज कर दिया। He believed that the passionless authority of law imparts a moral quality and dignity to both ruler and subjects. आपने बोला कि फिलोसफर किंग वो होगा जिसके अंदर पैशन नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, देखो अब मैंने तुम्हें यह बताया कि जब फिलोसफर किंग की थ्योरी दी, उसने बोला कि जो भी लास्ट तक जाएगा वो सब जितने भी गए हैं वो सब फिलोसफर किंग बनने के काबिल है। हाँ। अब यहां पर बनने के काबिल है तो इसमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन फिलोसफर किंग बनेगा। तो उसने बोला कि यह व्यक्ति फिलोसफर किंग बनना ही नहीं चाहता, तो इसको किसने बुलाया, इसने जनता ने रिक्वेस्ट की कि आइए आप हम पे रूल कीजिए, तो ये जाके रूल करेगा। पहला पॉइंट आगे समझ। अब ये जब इसको जाना ही नहीं है रूल करने के लिए, तो ये क्या है, पैशनलेस अथॉरिटी है। कोई पैशन ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ करप्ट नहीं होगा ये मान लिया, लेकिन पैशन तो नहीं है ना सर, है ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं पैशन है, तो पैशन है तो ये जितने भी फिलोसफर किंग बनने के लिए एलिजिबल है इनकी आपस में डिस्प्यूट हो जाएंगे कि ये बोलेगा मैं जाऊंगा, ये बोलेगा मैं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी बोल रहा है मैं पीएम बनूंगा, अखिलेश बोल रहा है मैं पीएम बनूंगा, कौन है उसका लड़का, लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव, वो बोल रहा है मैं सीएम बनूंगा, मोदी जी कह रहे मैं पीएम बनूंगा, मोदी जी कह रहे मैं पीएम बनूंगा। तो ये अगर हम समझे कि इन सब के अंदर पैशन है, दे ऑल आर द मैन ऑफ रीजन, तो भैया आपस में ही भिड़ेंगे फिर ये तो, क्योंकि खुद को पावर में रखना है उन्हें। एंड पावर में इसलिए नहीं रखना क्योंकि उनको पावर चाहिए, दे आर द करप्ट, वो रूल करना चाहते हैं लोगों के लिए, भलाई के लिए, बट एट द एंड लड़ेंगे तो सही। एंड फिर शायद ऐसा हो सकता है कि साम दाम दंड भेद भी अपना ले तो करप्ट हो जाएंगे। आया समझ। तो उसने बोला कि ये जो पैशनलेस अथॉरिटी है ऑफ लॉ, ये क्या करती है, ये मोरल क्वालिटी और डिग्निटी को अलग कर देती है रूलर और सब्जेक्ट से। अगर तुम्हें भूख नहीं लगी
क्या तुम बेड से उठ के कुछ खाने जाओगी? नहीं। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है तो क्या उठ के कमाने जाओगी? दैट मीन्स पैशन नहीं है भाई, पैशनलेस है। आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है। सो दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द रूल ऑफ लॉ लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ की जो बात कर रहा है, कह रहा है कि देखो ठीक है, मान लो बहुत सारे फिलोसफर किंग बन गए, बट देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, देर इज अ रूल ऑफ लॉ। उस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे ये। अगर पैशन भी होगा तो ठीक है, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न करो ना। जैसे आज बोल दिया कि कोई भी एमपी मान लो या कोई भी मिनिस्टर अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता वाइल इज अ मिनिस्टर, तो ये क्या है, लॉ बना दिया। समझ में आया? हाँ जी। तो वही है। तो ये देखोगे तो प्लेटो के खिलाफ था या नहीं था? देखो खिलाफ कुछ नहीं था, कोई किसी के खिलाफ नहीं था। एवरी वन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हर कोई दूसरे के ड्रॉबैक्स पे एक काम करता था। ठीक है, और हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग उसको एज ए क्रिटिसिज्म और एज ए काउंटर समझ लिया। समझ लो कि मैं अगर कुछ गलत बता रहा हूं तो तुम मुझे अगर करेक्ट कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रही हो, मेरी अगेंस्ट हो गई, है ना? तो वही। सो एरिस्टोटल आउटलाइन की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के कुछ एलिमेंट्स को आउटलाइन करते हैं, जैसे रूल इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल नॉट द रूलर। यानी कि रूलर के सेल्फ इंटरेस्ट में कोई रूल नहीं होना चाहिए, वो किसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, कॉमन पीपल, है ना? वहां पे प्लेटो क्या कह रहा है, किंग, फिलोसफर किंग जो भी डिसीजन लेगा लेट हिम टेक, क्योंकि वो ही इज अ मैन ऑफ रीजन और वो कोई डिसीजन गलत नहीं लेगा। तो आपने सारी अथॉरिटी किसको दे दी, फिलोसफर किंग को दे दी। और कल को आपको क्या पता वो करप्ट हो जाए, तो वो करप्ट हो जाएगा तो सारी जनता को मार गिरेगा वो तो। अच्छा, और यहाँ पे फिर एरिस्टोटल इंडिविजुअल को दे रहा है, यहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट में दे रहा है। जैसे कि हमने बोल दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, आपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दिया। अब मान लो किंग चाहता है कि एक ही रिलीजन रहे, है ना? किंग चाहता है कि एक ही रिलीजन रहे, लेकिन जनता चाहती है कि हमारी मर्जी, हम जो रिलीजन चाहे वो एडॉप्ट कर सके, वो प्रैक्टिस कर सके, वो प्रोपोगेट कर सके। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25 वो ये आपको परमिशन दे तो रहा है। वो जनता के फेवर में या स्टेट के फेवर में है? वो हमारे फेवर में है ना, वो जनता के फेवर में। तो ये रियल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रियल रूल ऑफ लॉ है। तो उसने बोला रूल ऑफ लॉ में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल में क्या होना चाहिए, कि जो भी रूल बनाओगे आप कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल होना चाहिए, ना कि द इंटरेस्ट ऑफ रूलर और द सेल्फ इंटरेस्ट। एंड इट शुड बी एंड द गवर्नेंस गाइडेड बाय द रेगुलेशन नॉट आर्बिट्रेरी ऑर्डर। जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती अपनी मर्जी से, दैट इज सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल राइट, है ना? तो आर्बिट्रेरी ऑर्डर नहीं हो सकता। कल को बोले कि 1 घंटे में सिर्फ 24 घंटे में आप सिर्फ 5 मिनट ही सो सकते हैं, ऐसा कानून नहीं बना सकते वो, है ना? सो विलिंग सब्जेक्ट्स हु आर रूल्ड बाय कंसेंट नॉट फोर्स। जो विलिंगनेस है सब्जेक्ट्स की वो कंसेंट बेस होनी चाहिए, ना कि फोर्स। दैट इज द डेमोक्रेसी होती है ना एक तरीके से, है ना? आगे समझ। नेक्स्ट, अब उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं। जस्टिस के बारे में क्या बोला, तो उसने बोला कि व्हेन पीपल थिंक स्टेट इज नॉट जस्ट, पीपल रिवोल्ट। जब भी स्टेट, लोगों को लगेगा कि स्टेट उनके साथ न्याय नहीं कर रहा, स्टेट इज नॉट जस्ट, लोग रिवोल्ट कर देंगे, रिबिलियन स्टार्ट हो जाएगा।
ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर थे, जैसे ही लोगों को लगने लगा कि ये हमें ऑप्रेस कर रहे हैं, लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। शेख हसीना बांग्लादेश, लोगों को लगा गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, तो लोगों ने क्या काम करा, रिवोल्ट कर दिया, है ना, हुआ है ना यही सब। हाँ जी। सो द थ्योरी ऑफ स्टेट इज ऑलवेज द थ्योरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने बोला कि अगर थ्योरी ऑफ स्टेट को समझना है तो हमेशा जस्टिस के साथ समझना पड़ेगा, बिकॉज थ्योरी ऑफ स्टेट थ्योरी ऑफ जस्टिस ही है एक तरीके से, बिकॉज स्टेट इज जस्टिस एंड जस्टिस इज स्टेट। स्टेट का काम ही क्या था, लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। जब मैंने बताया था तुम्हारा स्टेट इनिशियल एग्जिस्टेंस आया था, एंड वही जस्टिस है, वही न्याय है। और अगर स्टेट न्याय नहीं कर पा रहा तो स्टेट को लाए ही क्यों हम। तो स्टेट इज इक्वल टू जस्टिस एंड जस्टिस इज इक्वल टू स्टेट, है ना। सो एरिस्टोटल डज नॉट सपोर्ट द व्यू ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी। वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करता ही नहीं है, बट ही फेवर्स द प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। ठीक है, कैसे? एब्सोल्यूट का मतलब क्या समझूंगा? देखिए, एब्सोल्यूट का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना, वो एक तरीके से क्या कहता है, एब्सोल्यूट उसकी बात करता था इनिशियल। जैसे समझो कि वो ये कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि देयर इज अ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब तो ये हो गया ना कि सर रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, मेट्रो में जेंडर के नाम पे एक अलग से कोच होना ही नहीं चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉ होने चाहिए, है ना। बट एवरीथिंग कम्स विद द एक्सेप्शन और द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो कहीं भी नहीं हो सकती है सर। क्या है ये? प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। आपने देखा कि भैया वुमेन्स के साथ सही नहीं हो रहा है तो सारे लॉज मेल्स के अगेंस्ट है। आपने देखा कि वुमेन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए अलग कोच बना दिया। आपने देखा कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आपने क्या काम करा, आपने रिजर्वेशन दे दिया। आपने देखा कि फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है तो आपने फाइनेंसिस पैसे के बेस पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे दिया। समझ रहे हो? क्योंकि इक्वालिटी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ह्यूमन बाय नेचर अनइक्वल हैं, बाय बोर्न अनइक्वल है। अगर इक्वल होते तो सबकी हाइट सेम होती, सबका कलर सेम होता, सब एक जैसे दिखते, एक जैसा चलते, एक जैसा खाते। दे आर नॉट बोर्न इक्वली। अलग अलग जेंडर नहीं होते, अलग अलग हाइट नहीं होती, द कलर ऑफ आईज, समझ रहे, बहुत सारी चीजें, पर्सनैलिटी। तो बाय नेचर अनइक्वल है हम, समझ रहे हो? सो यहां पे ये क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात कर रहा है। द आइडिया ऑफ जस्टिस इज लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। देखो, स्टेट इज इक्वल टू जस्टिस एंड जस्टिस इज इक्वल टू इक्वालिटी। ठीक है। इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। ये गलत होगा कि अगर आप जो भी इक्वल हैं उनको अनइक्वल ट्रीट करें और जो अनइक्वल हैं उनको इक्वल ट्रीट करें। It is unjust to treat equals unequally and it is equally unjust to treat unequals equally. अगर इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करूंगा वो भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और तुम एक एग्जाम देने गए, तुम्हारा भी 100 में से 80 स्कोर आया, मेरा भी 100 में से 80 स्कोर आया। वी बोथ आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। बट वहां पे ये बोल दे कि अरे नहीं नहीं नहीं, एक काम करो यार, ये जो व्यक्ति है देखने में ना हमें ज्यादा ऐसा लग रहा है कि इसको ज्यादा जरूरत है तो इसको दे देते हैं हम। तो भाई मैं समझूंगा ना भैया मेरी क्या कमी है, मेरी क्या गलती है भाई इसमें। टेक द एग्जाम्पल
जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, मान लो किसी बच्चे का नीट के अंदर मान लो 800 स्कोर आया, ये व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है, कि कोई व्यक्ति 500 का स्कोर आया, ये रिजर्व्ड कैटेगरी से है, इसको सीट मिल गई, इसको नहीं मिली, दे बोथ वर अनइक्वल ना, बट इसको इक्वल ट्रीट कर दिया किसके, ऊपर वालों के, तो ये वाला तो समझेगा ना कि भाई गलत हो रहा है। मतलब कुल मिला के समझिए कि आप इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते और अनइक्वल्स को इक्वली, है ना। आपको अनइक्वल्स को अनइक्वल से ट्रीट करना पड़ेगा और इक्वल्स को इक्वल से ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। और ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इसको थोड़ा सा और समझो। आपने बोला कि इक्वल को इक्वल ट्रीट करो, अनइक्वल को अनइक्वल करो, इस तरीके से सोसाइटी में तो दो पोल बन जाएंगे, सोसाइटी तो डिवाइड हो जाएगी इक्वल्स और अनइक्वल्स में, है ना। ये इक्वल्स जो हैं ये काफी ज्यादा एडवांटेज में रहेंगे, ये कभी इसको अनइक्वल्स को ऊपर आने नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। अपर कास्ट सोचेगी कि हम सब इक्वल है, लोअर कास्ट ये सब इक्वल है, बट ये दोनों तो जब इंटरेक्शन होगा अनइक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आप अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट कैसे करेंगे, तो इसी के लिए बनाया गया है रिजर्वेशन सिस्टम, कि इनको भी आप इनके बराबर ला सके। आया समझ। सो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस ये है कि आप इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते और अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। सो क्या होना चाहिए, स्टेट शुड रिवॉर्ड द पर्सन अकॉर्डिंग टू मेरिट, मेरिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आया समझ। और इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज इनइक्वालिटी। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है ये बेसिकली अनइक्वल सी जनरेट करता है, रिजल्ट में अनइक्वल सी आता है। मान लीजिए आपने क्या काम करा, आपने बोला कि देखो ये रेस है और ये व्यक्ति काफी ज्यादा लोअर कास्ट का है, फिर ये कम लोअर का, फिर ये कम लोअर का, कम लोअर का, फिर ये बिल्कुल अच्छी उसका है, कैटेगरी का है, ठीक है। तो इसको एडवांटेज दिया आपने सबसे ज्यादा, इसको कम एडवांटेज, इसको कम एडवांटेज, इसको कम, इसको कम, और सबको एक साथ रेस में दौड़ा दिया। ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट आ जाए, ये सेकंड आ जाए, ये ऐसे आ जाए, तो एट द एंड 1 2 आए तो यहां पे भी रिजल्ट भी तो अनइक्वल आएगा सर। आया समझ या नहीं। सो एरिस्टोटल किस पे बात कर रहा है, मेरिट पे बात कर रहा है कि मेरिट लेके आओ भाई। सो हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो लिंक्ड विद दी ही इज ऑल्सो लिंक्ड विद द थ्योरी ऑफ, कौन सी थ्योरी होगी बताओ। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। यस, इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो ऑल्सो लिंक्ड विद द थ्योरी ऑफ स्टेट एंड इक्वालिटी, ठीक है। इसलिए इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। जो मेरिट में आएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बाकियों को पनिशमेंट। आया समझ। नाउ नेक्स्ट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह रहा है वो। तो वो ये कह रहा है कि देखो पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पॉलिटी है वही क्या है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
प्लेटो क्या कह रहा था? फिलोसफर किंग, यानी कि सिंगल, एक ही व्यक्ति, वहां पे पॉलिटी की बात ही नहीं हो रही है. सो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेंट्रल थीम ऑफ एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स. सो जब एरिस्टोटल की जो पॉलिटी है बेसिकली उसका सेंट्रल थीम क्या है स्टडी का? स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन and the comparison between the republic and politics. So we will compare here republic and politics. Republic किसका है? प्लेटो का. और पॉलिटिक्स किसका है? एरिस्टोटल का. तो यहां पे रूसो ने बोला है कि कंसिडर्ड रिपब्लिक एज द बेस्ट बुक एवर रिटन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. मैंने बताया था पहले ही कि रूसो ने जो रिपब्लिक बुक है उसको बेस्ट बुक रिटन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बताया है. वो एजुकेशन की बुक है एक्चुअली, वो स्टेट क्राफ्ट की बुक नहीं है. एक तरीके से स्टेट को कैसे रूल किया जाएगा, एजुकेशन की थ्योरी बता दी है पूरी की पूरी उसने, उसमें कैसे आएगा क्या आएगा, है ना. ठीक है, तो अब बात करते हैं, थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं रिपब्लिक और प्लेटो के बीच में, पॉलिटिक्स के बीच में. रिपब्लिक प्लेटो की है और पॉलिटिक्स एरिस्टोटल की है. रिपब्लिक कंसिडर्ड वास्ट सब्जेक्ट जैसे कि आइडियल स्टेट, सब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ एजुकेशन वगैरह वगैरह. मैंने दिखाया था ना रिपब्लिक बुक में कितना कुछ है, रूल ऑफ लॉ. लेकिन पॉलिटिक्स में क्या है? इट इज सेंटर्ड अराउंड स्टेट, और स्टेट में स्टेट का रोल क्या? जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन. रिपब्लिक में क्या था? रेडिकल, सीक चेंज, ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड चेंज इट विद द न्यू सिस्टम. बट पॉलिटिक्स में क्या है? कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव है. दैट वो बहुत ही, जो सोसाइटी है उसको पूरा बदलना ही नहीं चाहता, बस उसका थोड़ा सा फॉर्म बदलना चाहता है कि किस तरीके से रूल किया जा सकता है. सोसाइटी वो जैसा है वैसा ही चाहता है. सो ही स्टडीड मोर देन 158 कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगेन जब उसने पढ़ा है तो उसने क्या किया है? फिर कंपेयर किया है. तो यहां से कंपैरेटिव स्टडी का भी अप्रोच देखने को मिलेगा. ठीक है. सो एरिस्टोटल यूज्ड रेवोल्यूशन टर्म फॉर इवन स्मॉल चेंज, दस एनी चेंज इज रेवोल्यूशन. उसने बोला कि अगर छोटा सा भी चेंज करोगे आप, वो रेवोल्यूशन हो जाएगा. चाहे वो एग्जिस्टिंग में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप हल्का सा भी चेंज करोगे तो वो रेवोल्यूशन ही आएगा, वो रेवोल्यूशन ही है. क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके हल्के से चेंज से क्या हो सकता है, सोसाइटी कितनी केओटिक हो सकती है. अगर बांग्लादेश में इतना बड़ा मुद्दा उठा था, वो क्या था? इट वॉज जस्ट बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन. तो रिजर्वेशन के मुद्दे से देख रहे हो पूरी की पूरी सरकार ही हटा दी, अपने देश का इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही भगा दिया वहां से, है ना. सो यहां पर बोला कि नंबर ऑफ पर्सन. अब देखो समझो उसकी जो पॉलिटी है वो कैसे कैसे बता रही है आपको कि अगर रूल ऑफ वन होता है तो उसको एक तरीके से क्या बोलेंगे हम? फिलोसफर किंग. अगर नॉर्मल फॉर्म में अच्छे तरीके से काम कर रहा है, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या फिर दिया जब जलता है तो ऊपर रोशनी होती है, नीचे अंधेरा रहता है. अगर हम उसका रोशनी वाला पार्ट देखें तो रूल ऑफ वन में क्या होगा? फिलोसफर किंग अच्छे अच्छे से स्टेट को चलाएगा, सब खुश हैप्पी है, सब सोसाइटी में जस्टिस हो रहा है ऑल. ठीक है. बट व्हाट इफ दिस इंस्टीट्यूशन गेट करप्ट? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टायरेनी में, यानी कि डिक्टेटरशिप में, है ना. फिर वो अपनी मनमर्जी करने लगेगा ना, क्योंकि आपने सारी पावर तो इसे दे दी है. इट इज नॉट रूल ऑफ द पीपल, इट इज रूल ऑफ द किंग, है ना. आपने फ्यू का दिया, और फ्यू में भी कौन? रिच. तो अच्छी फॉर्म क्या बनेगी? एरिस्टोक्रेसी. लेकिन उसकी एक्सप्लॉइटेड, उसकी एक्सप्लॉइटेड कह रहा हूं, उसकी
एक तरीके से परवर्टेड फॉर्म क्या बनेगी, ओलिगार्की। वो क्या काम करेंगे, वो क्या काम करेंगे, वो जनता का के लिए काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, बड़े लोगों के लिए। टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसए। यूएसए में ज्यादातर जो प्रेसिडेंट आते हैं वो कौन आते हैं, जैसे अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप देख लो भाई, डोनाल्ड ट्रंप तो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है ना, है ना, कि भैया उसे नोबेल प्राइज मिल जाए। उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहा है, कोई सोशल वेलफेयर की स्कीम नहीं है उनके यहां। हमारे यहां देखो इंडिया में अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटा जा रहा है स्कीम्स के थ्रू, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे तो दे हैव द रूल्स, दे हैव द, उनके जो टैक्सेशन लॉ है वो ऐसे हैं कि बड़े अमीर लोगों को पता है उनके लूप होल्स, तो उसमें से बच जाते हैं टैक्स दिए बिना, है ना। तो अगर आप फ्यू का रखोगे दैट इज रिच, तो क्या आएगा, एरिस्टोक्रेसी आएगा, ओलिगार्की। अगर आप मैनी लोगों का रूल रखोगे, ज्यादातर लोगों का रूल रखोगे, तो वो क्या बनेगा, पॉलिटी। अच्छी फॉर्म में क्या बनेगा, पॉलिटी, मिडिल क्लास। अगर उसकी खराब फॉर्म देखोगे तो क्या बनेगा, डेमोक्रेसी, पुअर। कैसे, अभी जो रूल हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट के थ्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत सारे हैं ना वहां, एक व्यक्ति थोड़ी बैठा कानून बनाने। सबके पास पास होते हैं ना, सबके पास अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर है ना। वो जब चाहे सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है पार्लियामेंट, वो जब चाहे एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो ये जो पार्लियामेंट में 543 मेंबर हैं, यही तो है, मैनी ही तो हैं। और वहां पे ऐसा नहीं है कि सारे अमीर बैठे हैं, गरीब से गरीब भी जा सकता है, अमीर से अमीर भी जा सकता है ना। और ये जब अच्छे तरीके से फंक्शन करती है तो किस फॉर्म में करती है, पॉलिटी फॉर्म में, मिडिल क्लास लोग। लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास को पता है क्या करना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या काम करा, उसको डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया। एंड डेमोक्रेसी इज द पुअरेस्ट, खराब है डेमोक्रेसी। मैंने बताया था कि वोट आराम से, भाई उसे नहीं पता व्यक्ति को वो वोट किस सेंस में करना है, क्यों करना है, वो वोट करे जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसे बस फ्री मिल जा रही है, उसको ये मिल जा रहा है, उसको वो मिल जा रहा है। बट उनको ये नहीं पता कि अल्टीमेटली ये पैसा उन्हीं की जेब से जा रहा है भाई। मैंने बताया था ना, ये गांव में एक प्रधान है, वो क्या कर रहा है, इलेक्शन से पहले मस्त मस्त खर्चा कर रहा है, लोगों को लग रहा है अरे प्रधान कितना अच्छा है, खर्च कर रहा है। बट उन्हें ये थोड़ी पता है एट द एंड जो फंड आएगा उनके डेवलपमेंट के लिए, उसी को खा जाएगा, डकार भी नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी। एटलीस्ट मिडिल क्लास को पता होता है कि भैया आटा दाल चीनी चावल क्या है, कैसे आ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं। बट जब बिल्कुल लोअर क्लास है, उसको तो जो जिसके पास पढ़ाई नहीं पहुंची अभी तक, एजुकेशन ही नहीं पहुंचा, उसको को वोटिंग राइट दे दोगे तो फिर क्या होगा। तो आया समझ। तो उसका वो जो प्लेटो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल किसकी बात कर रहा है, इस पॉलिटी की बात कर रहा है। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। सो फॉर एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट इज सेम। एरिस्टोटल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है, स्टेट भी वही है और गवर्नमेंट भी वही है। आया समझ। वो कह रहा है कि पॉलिटी से रूल हो, दैट इज द मिडिल क्लास रूल करे। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ लिमिटेड सफरेज, ना कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मेरा ये मानना है कि अगर आप सबको वोटिंग का राइट दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको समझ लो। एरिस्टोक्रेसी मतलब अपर क्लास रिच का रूल। ओलिगार्क का मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, ठीक है।
एंड डेमागोज का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर गेन पावर बाय अपीलिंग मैनिपुलेशन। तो डेमागोज कहां पे आएगा? यहां पर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में आएगा डेमोगेज फिर, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर यही कर रहे हैं ना। आप देखो कास्ट सेंसस करा देंगे, प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन दे देंगे, 90% रिजर्वेशन कर देंगे। दे आर मैनिपुलेटिंग इवन दो दे नो कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ला ही नहीं सकते। जैसे कि देखो हर साल ये मुद्दा उठाते हैं बिहार में कि बिहार में ऐसा क्यों है कि भैया तुम लेबर बिहार से लोगे लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगाओगे। आप ये समझो आप बिहार में कंपनी लगा ही नहीं सकते क्योंकि बिकॉज मैनी पीपल इन बिहार दे आर नॉट सिविलाइज्ड। भैया 2 दिन में तो मैनेजर ने डांट दिया, अगले दिन जाके कट्टे से गोली मार देंगे। लॉ एंड ऑर्डर है वहां पे? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वहां पे? नहीं है। सारे यूनियन बना के कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे एकदम से, तो कंपनी ही फंक्शन नहीं कर पाएगी, कंपनी ही लॉस में चली जाएगी। तो कंपनी क्यों जाएगी वहां पे? पता चल रहा है कि गाड़ी से माल निकला, रास्ते में गाड़ी गायब हो गई। तो जब तक आप अपने आप को सिविलाइज नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, वहां पे फैक्ट्रीज नहीं आ सकती। बट वो वहां पे नैरेटिव क्या दे रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे? इसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई यहां पे कंपनियां नहीं लगने देते, गुजरात लेके चले जाते हैं, ये लेके चले जाते हैं। भैया लोग ही तो नहीं आना चाहते कंपनी लगाने। यूपी में कैसे आ रहे हैं लोग कंपनी लगाने? यूपी में भी तो आ रहे हैं ना, बट यहां पे लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन किया है ना भाई। आया समझ? हाँ जी। तो लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है अच्छे से, अपील करके, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। अब देखो कि लैंग्वेज हिंदी नहीं बोलेंगे, तो ये भी क्या एक तरीके का डेमोगेज। ठीक है? आया समझ? हाँ जी। नाउ तो उन्होंने बोला थी पॉलिटी इज द गोल्डन मीन एंड द बेस्ट प्रैक्टिकेबल। पॉलिटी क्या है? इट इज अ गोल्डन मीन एंड द बेस्ट प्रैक्टिकेबल। नेक्स्ट उन्होंने बोला रेवोल्यूशन के बारे में। हाँ, So, वो changes वाला। हाँ, तो एरिस्टोटल इज इन फेवर ऑफ स्टेबिलिटी। एरिस्टोटल किसके फेवर में है? स्टेबिलिटी के फेवर में। हैंस ही डज नॉट प्रिफर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन नहीं चाहता वो। इवन ए स्मॉल चेंज इज रेवोल्यूशन फॉर हिम। अकॉर्डिंग टू हिम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेवोल्यूशन इज द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, रियल और इमेजिनेटिव। सबसे बड़ा मुद्दा जो है रेवोल्यूशन का वो क्या है? वो है आपका इनइक्वालिटी, द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखो फीलिंग है, अब फीलिंग सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनेटिव भी हो सकती है ना भाई? हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि देखो देर इज ए पर्टिकुलर कोज, जैसे कि रिजीम स्पेसिफिक, गवर्नमेंट या रूलर, और जनरल कोज फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। या तो देखो गवर्नमेंट के स्पेसिफिक हो सकता है या अमंग द पीपल हो सकता है, दैट इज द फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। और इसी चक्कर में क्या होगा कि रेवोल्यूशन हो सकता है ना? सो ही जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, पर्टिकुलर कोज में आप देख लो ना, बांग्लादेश का एग्जांपल शेख हसीना। जनरल कोज में आप देख लो कि जब 1990s में ओबीसी का रिजर्वेशन आया था तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। फिर जाट आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन हुआ था, है ना? सो ही सजेस्ट दैट एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज आर सेम इन ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट कोई भी हो, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं उनका एम क्या होता है? एम होता है गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना, रिवोल्ट करना, है ना? सीरिया में देखा ना, अभी लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था अपने रूलर के अगेंस्ट, भाग गया वो।
तो गवर्नमेंट का फॉर्म कोई भी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे कोई भी हो। 19 आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने देखा रशियन रेवोल्यूशन, है ना। हाँ जी। तो ये सब। सो यहां पे कुछ कोट्स है जो प्लेटो ने दिए थे, सॉरी प्लेटो ने नहीं, यहां एरिस्टोटल आएगा, मैंने प्लेटो लिख दिया गलती से, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल आएगा, यहाँ पे मैंने प्लेटो लिख दिया, तो उसको देख लेना। बाकी यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, नेक्स्ट आएगा माइकेवेली, ठीक है। तो हमारा ये एंशिएंट ख़त्म हुआ। हाँ हाँ अब इसको अच्छे से कर लो, जितने भी है इसको सबको, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा ओके। एक और चीज, सोक्रेट वाले भी करेगी क्या? सोक्रेट भी करेगी क्या? सॉक्रेट्स बताए तो सॉक्रेट्स है ही नहीं ना, सॉक्रेट्स का जो भी है प्लेटो के अंदर कवर हो गया ना। अच्छा अच्छा, वो ठीक है। भाई डायलेक्टिक मेथड किसका था? डायलेक्टिक मेथड प्लेटो का नहीं था, वो सॉक्रेट्स का था, उसने अडॉप्ट किया है। थ्योरी ऑफ नॉलेज किसकी है? थ्योरी ऑफ नॉलेज सॉक्रेट्स की है, जिससे थ्योरी ऑफ आइडिया लिया है किससे? ने प्लेटो ने। अच्छा हाँ हाँ, आपने वो 4 बताए थे। हाँ वो बस वही है, मैंने तभी idea- बोला सॉक्रेट्स को अलग से पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि सॉक्रेट्स पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम है ही नहीं, वो सिर्फ प्लेटो ने लिया था। क्योंकि देखो ये कहा जाता है कि सॉक्रेट्स रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। अच्छा इट वॉज अब क्या कहते हैं उसको, एक दिमाग की उपज थी किसकी? प्लेटो की। हाँ क्योंकि वो उसके साथ डायलॉग कर रहा होता था, उसको बता रहा होता था कि ये सॉल्यूशन है। कुछ मानते हैं कि था, कुछ मानते थे कि सॉक्रेट्स था। तो ऐसा सच कुछ काम नहीं है, काम किसका है? प्लेटो का, क्योंकि प्लेटो ने सॉक्रेट्स का मेथड्स यूज किए। अब वो सॉक्रेट्स रियल है या नहीं वो पता नहीं है हर किसी को, ठीक है। ठीक है सर। तो बस वही, यहाँ पे एंशिएंट खत्म होता है। अब आपका जो आएगा ना मेडिवल आएगा, उसमें क्या आएगा? माइकेवेली आएगा 1469 से, ठीक है। 1469 में उसका जन्म होता है, तो 1469 में जन्म हो रहा है तो मतलब 1500 में आपका समझ लो कि वो इम्पोर्टेंट ऐसे बड़ा आदमी बनेगा, 18 साल का होगा, ठीक है। मतलब 1500 से एक्चुअल थ्योरी देगा, आया समझ। अब जब वो 1500, हाँ जब वो 1500 के आसपास दे रहा है, तो आप समझो मैंने क्या बताया था कि पहले सोसाइटी क्या थी? पहले सोसाइटी थी सिटी स्टेट, जैसे एथेंस हो गया। फिर बाद में पूरा का पूरा यूरोप किसके अंदर आ गया? रोमन एम्पायर के, जिसको हमने बोला पैक्स रोमाना, है ना। अब इसमें क्या होता है कि लास्ट में जाके वो होता है वॉर ऑफ 30 ईयर। वॉर ऑफ 30 ईयर होता है, ये किससे सेटल होता है? 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया। और जैसे ही ट्रीटी ऑफ वो होती है वेस्टफीलिया होती है, तो यहां पर क्या है? यहां पर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, अलग अलग नेशन स्टेट डेवलप हो जाएंगे। अब आप यहां समझो कि भाई 1469 और 1500 ले लो, 1500 से 1648 का जो ये टाइम है, यहां पर क्या है? वॉर का टाइम चल रहा है ना, धीरे धीरे फिर वॉर आ जाता है, वॉर की तरफ चले जाते हैं 1500 से। तो ये किस क्या है? केओस का टाइम है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि यहां पर रेनेनेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो समझ होगी वो इसके टाइम के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाती है, मतलब ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद सेटल होना स्टार्ट होती है ना, ठीक है। सो हम करेंगे नेक्स्ट माइकेवेली। तभी मैंने बोला कि ये क्रोनोलॉजी बैठा लो माइंड में कि ये आ रहा है 1500 में और ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया हो रही है 1648 में, मतलब ये फेज पूरा केओटिक है, पैक्स रोमाना का एंड आने वाला है, ठीक है। Yes, sir. हाँ